फ्रेंड्स, वेलकम बैक। टीचर मनीषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10, नए साम्राज्य और राज्य, इसका पार्ट 2। तो इससे पहले हमने कुछ पॉइंट्स जो पढ़े थे, आज उससे आगे को ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस क्लास को रिवीजन के साथ। हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? तो स्टूडेंट्स, हमने 3 पॉइंट्स को कवर कर लिया था, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। प्रशस्तियाँ वे लेख होते हैं जिनमें राजा महाराजाओं के बारे में उनके प्रशंसा लिखी होती है। तो गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा कौन थे? समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के बारे में अशोक स्तंभ, जो कि इलाहाबाद में है, वहाँ पर खुदा हुआ एक अभिलेख है, तो उससे उनके बारे में पता चलता है। समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे हरिसेन, और मंत्री भी थे, तो उन्होंने ही काव्य के रूप में इस प्रशस्ति को लिखा था। इसके बाद हमने देखा था कि कवि ने प्रशस्ति में राजा को एक योद्धा यानी युद्धों को जीतने वाला, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है, यहाँ तक कि उसे ईश्वर के समान बताया है। सेकंड पॉइंट में हमने जाना वंशावली क्या होती है। जब कोई परिवार का सदस्य कड़ी एक एक कड़ी से जुड़ा होता है तो वह वंशावली कहलाता है, जो हमने पहली क्लास में भी देखा। तो यहाँ पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के प्रपितामह यानी परदादा, दादा, माता पिता के बारे में हमें पता चलता है, और समुद्रगुप्त की माता और कहाँ से बिलोंग करती थी वे, उन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना था। उसके बाद थर्ड पॉइंट में हमने क्या जाना? हर्षवर्धन और हर्षचरित। हर्षवर्धन के बारे में हमें उनकी जीवनी हर्षचरित से पता चलता है। इसकी रचना उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में की थी, और इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन किया गया था। तो इसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ पॉइंट से, जो क्या है? पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। तो पल्लव वंश और चालुक्य वंश के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट बताता है, इस काल में दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश पल्लव और चालुक्य थे। यानी दक्षिण भारत में पल्लव वंश और चालुक्य वंश दो राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। तो अभी ये याद रखना है कि जो पल्लवों का राज्य था वो उनकी राजधानी थी कांचीपुरम में। तो कांचीपुरम के क्षेत्रों के आसपास कावेरी नदी के डेल्टा तक उनका राज्य फैला हुआ था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। आप इसको मैप में भी देख सकते हैं कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदियाँ कहाँ पर हैं दक्षिण भारत में। तो वहाँ पर चालुक्यों का साम्राज्य फैला हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, चालुक्यों की राजधानी ऐहोल एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यहाँ पर व्यापार होता था, जो एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। तो पहले वो एक व्यापारिक केंद्र था ऐहोल, उसके बाद धार्मिक केंद्र के रूप में भी बनने लगा। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की समृद्ध शहर यानी कि राजधानियों को निशाना बनाते रहते थे। समृद्ध शहर कौन होता था? राजधानियां, कैपिटल्स। तो वो एक दूसरे की राजधानियों को निशाना बनाते थे। सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय थे, जिनकी इमेज आप यहाँ पर देख सकते हो। तो सबसे प्रसिद्ध जो चालुक्य राजा थे वो पुलकेशिन द्वितीय थे। उनके दरबारी कवि कौन थे? रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से हमें उनके पूर्वजों, जिनमें भी पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में पता चलता है, उन्हें उनका जो राज्य है उनके चाचा से प्राप्त हुआ था, ये भी उनकी प्रशस्ति में दिया हुआ है पुलकेशिन द्वितीय की। उसके बाद ये रवि कीर्ति की इमेज आप देख सकते हैं, दरबारी कवि रवि कीर्ति। उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अभियान चलाया। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, तो
पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अभियान चलाया। उन्होंने हर्षवर्धन को आगे बढ़ने से रोका। हर्षवर्धन जो थे वे दक्षिण पर अपना कब्जा करना चाह रहे थे, तो उनको भी पुलकेशिन द्वितीय ने रोका। पल्लव राजा के ऊपर आक्रमण किया और इन सब के बारे में उनकी प्रशस्ति से हमें पता चलता है। अंततः पल्लवों और चालुक्यों को राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। तो अंत में पल्लव और चालुक्य वंश भी समाप्त हो गए राष्ट्रकूट और चोल वंशों के द्वारा। तो इसके बारे में आप आने वाले अध्यायों में पढ़ेंगे या नेक्स्ट जो क्लास 7th की बुक है उसमें भी हो सकता है। तो अब हम देखते हैं मैप को। मैप में हमें क्या दर्शाना है। निम्न मानचित्र में गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्रों को दर्शाइए। कहाँ पर गुप्त शासन था। तो इस मैप में कुछ जैसे भारत का मैप है और भी पाकिस्तान और भी जगहें यहाँ पर दिखाई गई हैं। इसमें अलग अलग रंगों से इसको थोड़ा ड्रॉ किया हुआ है, रंगा गया है। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर इस संकेत में सबसे पहले हम हरे बॉक्स को देखेंगे, आर्यावर्त जहाँ पर लिखा हुआ है। तो आर्यावर्त का क्या है, जो आप मानचित्र में यह हरा क्षेत्र को रंगा हुआ देख रहे हैं, यह आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हरा कर अपने राज्य में मिला लिया था। तो ये उन 9 शासकों का राज्य हुआ करता था आर्यावर्त के, जिसमें काफ़ी सारे जैसे मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्षेत्र हैं। उसके बाद दूसरा हम देखेंगे गुप्त वंश के द्वारा जीते गए नगर। तो गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर बेसिकली दक्षिणापथ के 12 शासक यहाँ पर आते हैं जिन्होंने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। तो ये जो बिंदु दिख रहे हैं यहाँ पर, ये उड़ीसा आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, यहाँ पर दक्षिणापथ के 12 शासक थे जिन्होंने क्या किया, समुद्रगुप्त से वे हार गए और समर्पण कर दिया। उसके बाद आप देख सकते हो मैप में थर्ड हम देखेंगे, ये जो गुलाबी भाग रंगा हुआ है ये कौन सा संकेत में हम देखेंगे। यहाँ पर क्या था, आंतरिक राज्य यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि पड़ोसी देश इसमें शामिल हैं। इसमें असम, इधर असम है और तटीय बंगाल, साथ ही साथ नेपाल और उत्तर पश्चिम के ये उत्तर, ये पश्चिम, उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ आते हैं जो कि समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे जो ये नीले रंग से ये डब्बा, नीले रंग का डब्बा है, ये बाहरी राज्य क्या था, बाहरी राज्य। तो मानचित्र में आप जो नीले रंग से रंगा हुआ भाग देख रहे हैं ये बाह्य इलाके हैं। यहाँ पर कुषाण और शक, मैं लिख लेती हूँ, कुषाण एवं शक शासकों का शासन हुआ करता था। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह, किसका, पुत्रियों का विवाह समुद्रगुप्त से कराया। समझ आया। तो जो नीले रंग से रंगा गया भाग है ये शक एवं कुषाण शासकों का है यहाँ पर, और श्रीलंका का भी जो क्षेत्र है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या था कि ये इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। और जो आप यहाँ पर काले बिंदु, ये नगर, ये संकेत में नगर देख सकते हैं, काले बिंदु, ये गुप्त शासन के महत्वपूर्ण नगर थे। जैसे अलग अलग नगर थे, जैसे यहाँ पर भी दिखाए हुए हैं, जैसे थानेसर, मथुरा, भरूच, उज्जैन, सातवाहन। तो ये काले बिंदु वाले जो संकेत है ये गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। तो ये सारी चीज़ें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी मैप में। आप अच्छे से और भी इस वीडियो को अच्छे से देखकर और समझ सकते हैं। इसके बाद आता है बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न मतलब निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी।
हर्षवर्धन की जो जीवनी थी, मैंने आपको पढ़ाया भी है कि हर्षवर्धन की जो जीवनी है हर्षचरित, वो किसने लिखी थी? क्या वे बाणभट्ट ने लिखी थी, या फिर हरिशेर ने लिखी थी, या फिर कालिदास ने लिखी थी, या फिर आर्यभट्ट ने लिखी थी? तो इसका जो राइट आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर ए, बाणभट्ट। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त के दरबार में जो कवि था वो कौन था? क्या वे बाणभट्ट थे, क्या वे चाणक्य थे, क्या वे हरिशेर थे, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हरिशेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, जिन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में प्रशस्ति भी लिखी थी। प्रयाग में अशोक जो स्तंभ है इलाहाबाद का, वहाँ पर हम देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्रगुप्त किस वंश के राजा थे? समुद्रगुप्त किस वंश के राजा थे? क्योंकि उनका नाम है समुद्रगुप्त, राइट। समुद्रगुप्त, अंत में गुप्त जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपको हिंट मिल गया होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, गुप्त वंश के राजा थे। फोर्थ क्वेश्चन है इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम बताओ। इस्लाम धर्म जो है उसके पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? क्या वे कुरान है, क्या वे बाइबल है, क्या वह गीता है, या फिर तौरात है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, कुरान। इस्लाम धर्म की पवित्र जो ग्रंथ है इस्लाम धर्म का, वो कुरान कहलाता है, और इसका पूरा नाम जो है वो है कुरान शरीफ। कुरान शरीफ इसका पूरा नाम है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ, हमने आज की क्लास में क्या सीखा। आज की क्लास में हमने सीखा पल्लव, चालुक्य और पुलकेशन द्वितीय की प्रशस्तियाँ, पॉइंट था। पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। अच्छा, डेल्टा का मतलब जहाँ पर कावेरी नदी अब समुद्र से मिलने वाली होती है, उससे पहले वो त्रिकोण मतलब अलग अलग भागों में बट जाती है, जिससे वो एक त्रिकोण का आकार बनाती है, जिसे डेल्टा कहा जाता है। और चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जो एक धार्मिक केंद्र भी बन गया। और हमने क्या देखा? और हमने देखा कि पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की समृद्ध राजधानियों को निशाना बनाते रहते थे, क्योंकि राजधानियां उस समय पे काफ़ी ज़्यादा समृद्ध थी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब समझ में आया होगा तो आप अच्छे से नोट्स बनाइए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।